गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी में। और आज दोस्तों हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? इट कंसिस्ट ऑफ two equal and opposite point charges separated by some small distance. So if we consider a minus q charge at this point A and another charge plus q at point B separated by some distance, then it is an electric dipole. The separation between these two charges minus q and plus q is represented by the symbol 2a. यहां पर हम इसको 2a ही क्यों ले रहे हैं डिस्टेंस को? बिकॉज हमें काफी सारे डेरिवेशंस के अंदर इसके हाफ की जरूरत पड़ती है, हाफ डिस्टेंस की। तो यहां से अगर ये पॉइंट a है, ये b है और इसका सेंटर पॉइंट c है, ac इज इक्वल टू bc इज इक्वल टू a। अब हमें जब डेरिवेशन में इस हाफ डिस्टेंस AC या BC की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर A पुट करेंगे। अगर हम टोटल डिस्टेंस को A लेते तो उसका हाफ A/2 हो जाता और डेरिवेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। तो टू कीप द डेरिवेशंस इजी सिंपल, यहां पर जो डिस्टेंस है टोटल उसे 2A लिया गया है और उसका हाफ A हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसमें हाइड्रोजन जिसके ऊपर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो कुछ डिस्टेंस दूर रखा होता है क्लोरीन Cl- से, और जितना पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे है 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है उतना ही, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सो एक्सियल मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल, एल्कोहल आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है और ये जुड़ा होता है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन यहाँ जिसके ऊपर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जिसके ऊपर भी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एंगल जो बनता है ये 105 डिग्री के नियरली होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है जहां ऑक्सीजन रखी हुई है, और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर हम फाइंड आउट करें तो वो इस लाइन के मिड पे होगा, जो लाइन इन दोनों H पॉजिटिव को ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जहां पर 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हैं, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हैं। सो वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम यूज करते हैं, और वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, MOMENT। What is this electric dipole moment? Let us understand. Electric dipole moment is represented by the symbol small p, and its magnitude is equal to the product of either charge. Product of magnitude of either charge means इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज को ले सकते हैं, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है हमें, एंड द सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस विच इज हियर 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस के इक्वल होगा। एंड इट्स डायरेक्शन इज कन्वेंशनली टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। हम कन्वेंशनली बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तो कन्वेंशनली का मतलब है जिसे मान लिया जाए। तो ऐसा माना गया है कि इसकी डायरेक्शन हमें हमेशा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमें हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ही लेनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इसके बाद यहां पर
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो चार्ज की यूनिट कूलम है और डिस्टेंस चाहे वो डबल है या ट्रिपल है वो डिस्टेंस की इसकी यूनिट मीटर होगी। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। अगर यहां पर ये चार्ज की वैल्यू को हम इंक्रीज करते चले जाएं और डिस्टेंस 2a को डिक्रीज करते चले जाएं, कीपिंग द प्रोडक्ट P कांस्टेंट, अगर P को कांस्टेंट रखें, इसे इंक्रीज करें और इसे डिक्रीज करें, तो हमारे पास लास्ट में एक बहुत ही छोटा डाइपोल हमें मिलेगा जिसे हम एक आइडियल डाइपोल या एक पॉइंट डाइपोल भी बोलते हैं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यहां पर फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है हम ये सीखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक को हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं और दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जहां पर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, दे बोथ कंसाइड विद ईच अदर। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। जबकि दूसरी तरह के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे होता है, कुछ डिस्टेंस होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं जिनमें दो पोल्स बने हुए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज का पोल और दूसरा नेगेटिव चार्ज का। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होगी, जबकि पोलर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें मिलेगी, जिससे कि हम ऐसे सब्सटेंसेस की काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा सकते हैं अगर हमें उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू का या उसके बारे में हमें नॉलेज है तो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहां पर हम डाइपोल फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। सो द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन विच इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, दैट इज नोन एज डाइपोल फील्ड। इसके लिए हम यहां पर दो अलग अलग केसेस कंसिडर करेंगे, जिसमें एक बार हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आइए दोस्तों, हम पहले ये जानते हैं कि इसकी एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है। तो जैसे हमने यहां पर एक ये डाइपोल बना रखा है, इसका एग्जांपल हमने कंसिडर कर रखा है विद चार्ज -q and +q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो ऐसी लाइन जो AB से पास करती हुई दोनों तरफ एक्सटेंड हो जाए, ऐसी लाइन को हम इसकी एक्सियल लाइन बोलेंगे। और एक दूसरी लाइन जो इसके सेंटर से पास करे और इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो या डाइपोल के परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। तो दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। आइए दोस्तों, अब हम एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम यहां पॉइंट ए पर चार्ज -q कंसीडर करते हैं और यहां पॉइंट बी पर चार्ज +q कंसीडर करते हैं। इसमें दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो हम हर बार लेफ्ट साइड में चार्ज -q को ले रहे हैं और राइट साइड में +q को ले रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वी हैव टू टेक दिस माइनस चार्ज ऑन लेफ्ट साइड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन राइट साइड। हम किसी भी तरफ ले सकते हैं, लेकिन हम जहां भी इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर करें तो बेटर है कि आप चार्जेस को इसी तरीके से लें, क्योंकि हम सभी डेरिवेशंस में चार्जेस को इसी तरीके से कंसीडर करके सभी डेरिवेशंस को फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इनको उल्टे ले लेते हैं, यहां +q और यहां -q, तो आपकी सारी डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी और डेरिवेशन हो सकता है कि आपसे गलत डेराइव हो जाए। तो ये ध्यान रखें कि हमेशा लेफ्ट साइड में -q चार्ज को रखें और राइट साइड में +q चार्ज को रखेंगे। यहां A से B के बीच का डिस्टेंस हमें पता है, वो 2a से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसका सेंटर पॉइंट यहां पर हम लेते हैं O। अब हमें इसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम एक तरफ राइट साइड में इसकी एक्सियल लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं डैश लाइन से। और सपोज यहां वो पॉइंट P है
जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक और चीज दोस्तों याद रखेंगे कि हमें जब भी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के सेंटर से लिया जाएगा। सो सपोज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। अब यहां P पे फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम जो भी स्टेप्स यहां पर यूज करने वाले हैं उन्हें शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं कि हमें यहां क्या क्या काम करना है जिससे हम फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां हम बहुत सिंपल मेथड यूज करने वाले हैं। हम पहले पॉइंट P पर चार्ज -q के कारण फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे जिसे हम E1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद हम पॉइंट P पर चार्ज +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे और उसको हम E2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम ये देखेंगे कि उनकी डायरेक्शन क्या है। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो दोनों फील्ड इंटेंसिटीज को ऐड करके हम यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट आती है तो हम, क्योंकि वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स के केस में जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो नेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को सबट्रैक्ट करना होता है और डायरेक्शन जो आती है वो बड़े वेक्टर की तरफ आती है रिजल्टेंट की। तो यही मेथड यहां फॉलो करते हुए हम पहले यहां लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q एट A। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q एट A, अगर हम उसे E1 से रिप्रेजेंट करें तो E1 इज इक्वल टू, हमें सिंपल फॉर्मूला पता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एंड दैट इज KQ/r²। ये आपको मैंने बताया था याद रखने के लिए। सो KQ/r² अगर फॉर्मूला यूज करें तो K की जगह 1/4πε0। चार्ज यहाँ Q है, हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस साइन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि एक और चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए, तो हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो Q बाय डिस्टेंस यहां देखेंगे दोस्तों, पॉइंट A से P का जो डिस्टेंस है उसे हम AP ही लिख रहे हैं अभी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन के लिए यहां पर हम कोई यूनिट वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन हम देखते हैं दोस्तों पहले E1 की किस तरफ होगी फिर उसे लिखते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब समझाई थी स्टार्टिंग में तो एक चीज आपको याद रखने के लिए कहा था बहुत बेसिक, और ये भी बताया था कि वो बहुत बार यूज होनी है, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना किसी भी पॉइंट पर। और फ्रेंड्स आपको उस टाइम मैंने बताया था कि आप जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पर आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मीन्स अ चार्ज जो +1 कूलम एज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे वहां पर, और फिर देखेंगे कि उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो अगर पॉइंट P पर हम एक +1 कूलम चार्ज एज्यूम करें, ए चार्ज ऑफ +1 कूलम, तो देखते हैं कि ये -q चार्ज इसके ऊपर किस तरह फोर्स लगाएगा। तो ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इट मीन्स ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो डायरेक्शन आएगी यहां पर E1 की, वो हम यहां एक एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ E1। तो हम यहां लिख सकते हैं दोस्तों, इट इज अलोंग PA। हमने लिखा है अलोंग PA, P से A की तरफ। PB भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं यहां पर। डायरेक्शन लिखनी जरूर याद रखना क्योंकि डायरेक्शन के बगैर हम रिजल्टेंट को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। दूसरा यहां पर हम अगर बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q एट B, तो उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E2 से, एंड दैट ऑल्सो विल बी इक्वल टू, हमें फॉर्मूला वही यूज करना है KQ/r²। K की जगह 1/4πε0 इनटू चार्ज मैग्नीट्यूड Q एंड डिवाइड बाय यहां पर जो डिस्टेंस है, दिस टाइम डिस्टेंस इज BP, सो इट्स स्क्वायर।
एंड इसकी डायरेक्शन अगर हम फाइंड आउट करें दोस्तों, तो यहाँ पॉइंट P पे देखें, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको अपने से दूर रिपेल करेगा और डायरेक्शन ऑफ E2 इस तरफ आ जाएगी आगे। सो इस तरफ हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ E2, और यहाँ बेशक आप वेक्टर साइन भी लगा सकते हैं डायरेक्शन, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो E1 इस तरफ आ जाएगा और E2 उस तरफ, और जो डायरेक्शन E2 की है उसे हम लिख सकते हैं अलोंग। देखिए दोस्तों, यहाँ या तो आप यहाँ पर कोई पॉइंट लिख लीजिए आगे, जैसे अगर हम यहाँ पर पॉइंट M लिख दें इस तरफ, तो अलोंग PM लिख सकते हैं आप, या आप लिख सकते हैं अलोंग BP प्रोड्यूस्ड, अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। जिस तरफ BP को बढ़ाया गया है आगे, वो डायरेक्शन हमारी E2 की है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है फ्रेंड्स। अब नेट फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है सिंपली, कि एक पॉइंट पर दो चार्जेस के कारण फील्ड निकालना है नेट, तो जो इंडिविजुअल वैल्यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, हमें उसका वेक्टर सम लेना है। और हम सिंपल यहाँ पर वेक्टर सम के लिए देख सकते हैं, डायरेक्शन E1 और E2 की अपोजिट है, तो हमें बस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है। सो टू फाइंड द नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इफ यू राइट कि वहां पर नेट फील्ड इंटेंसिटी E है, दैट शुड बी इक्वल टू, अब हमें यह देखना है कि E1 और E2 में से बड़ी वैल्यू किसकी है, ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1/4πε0 दोनों में सेम है, ऊपर चार्ज Q भी सेम है, नीचे AP का स्क्वायर है और यहाँ पर BP का स्क्वायर है। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि BP की वैल्यू AP से कम है, और डिनोमिनेटर जिसका स्मॉल होगा वही वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसमें से E2 में से हमें E1 को सबट्रैक्ट करना होगा, बिकॉज E2 वॉज ग्रेटर देन E1। इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है, इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, ज्यादा है, तो ये वैल्यू उतनी ही कम है रहेगी यहाँ पर। अगर दोनों वैल्यूज को पुट करें तो हम देख सकते हैं कि इनमें से कुछ चीजें कॉमन हैं। एक तो हमें ऊपर Q दिखाई दे रहा है कॉमन, और एक 1/4πε0, तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा Q/4πε0, और ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा, यहां से 1/BP² माइनस यहां से 1/AP² आ जाएगा। अब यहां हम दोस्तों BP और AP दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू Q/4πε0 इनटू, देखिए दोस्तों BP की वैल्यू की तरफ अगर हम ध्यान दें तो ये किसके बराबर आ जाएगी, यहां से O से P तक जो डिस्टेंस है वो R है, और O से B तक का जो डिस्टेंस है हमें पता है वो 2a का हाफ है, एंड दैट इज इक्वल टू a। तो इट मीन्स अगर हम इसमें से ये O भी सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास BP बच जाएगा। मीन्स BP इज इक्वल टू OP माइनस OB, और OP है R और OB है A, तो इट मीन्स BP इक्वल हो जाएगा R माइनस A। R माइनस A इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर BP का स्क्वायर था, माइनस 1 यहां पर AP का स्क्वायर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से AP इक्वल होगा OP प्लस OA, और यहां पर भी OA इक्वल होगा स्मॉल a के, और OP इक्वल है यहां पर स्मॉल r के, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। सो AP इज इक्वल टू R प्लस A एंड इट्स होल स्क्वायर ऑल्सो, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स यहां पर। सो E इज इक्वल टू Q/4πε0 इनटू, एलसीएम लेते हैं दोस्तों इनका। अगर आप इस स्क्वायर को 1 मिनट के लिए भूल जाएं, तो यहां पर हमारे पास R माइनस A और R प्लस A है, और ये एक तरीके से फॉर्मूला बन गया A माइनस B इंटू A प्लस B का, जो हम सभी को पता है कि वो A² माइनस B² के इक्वल होता है। तो इसके लिए यहां पर आ जाएगा R² माइनस A², और क्योंकि इन दोनों का होल स्क्वायर था तो यहां पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा, ये इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, एक तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब जब हम एलसीएम लेके आगे सॉल्व करेंगे, तो इसे जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा, तो हमारे पास R प्लस A का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस है बीच में। जब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा
और हमारे पास r माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करते हुए दिस इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज बाहर, और ब्रैकेट के अंदर नीचे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज, और न्यूमरेटर को अगर हम सोल्व करते हैं दोस्तों तो ये बनेगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। इसे ओपन करें माइनस साइन के साथ तो ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस 2ar को फ्रेंड्स मैं यहां लिख रहा हूं माइनस 2ar, और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, आशा करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर। इसके बाद अगले स्टेप में ये इक्वल आ जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेफ्ट साइड में E चल रहा है नेट फील्ड इंटेंसिटी, इनटू r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और अगर हम ऊपर ध्यान दें तो ये माइनस साइन इन अंदर वाली सभी टर्म्स के साइंस को चेंज कर देगा, जिससे r स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे, और इस r स्क्वायर और ए स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से 2ar होगा, यहां भी माइनस माइनस प्लस होके 2ar आ जाएगा, एंड 2ar प्लस 2ar विल बी हाउ मच 4ar। इसे और आगे सोल्व करें तो ये इक्वल हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देखिए दोस्तों हम इसे इस तरीके से लिख रहे हैं, q और 4ar को हम थोड़ा ब्रेक करके लिखते हैं, इसे हम 2a इंटू 2r लिख सकते हैं। ये 2a इंटू 2r 4ar ही बनना है, और नीचे हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ आएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इसे हमने ब्रेक करके क्यों लिखा? क्योंकि यहां से हमें q इंटू 2a, कुछ याद आया दोस्तों आपको? अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। और क्या था ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, जिसे हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये इक्वल आ जाएगा q इंटू 2a की जगह स्मॉल p इंटू 2r डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां दोस्तों हम इसको 2pr भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि इस 2 को इस 4 से कैंसिल आउट नहीं करना है, यहां पर 2 2 4 नहीं करना है। आपको कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वहां पर हमें 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अगर हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो उस वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा, और फिर हो सकता है कि न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए हम गलती कर दें। So this is the required formula for electric field intensity at a point on the axial line of electric dipole. इसकी डायरेक्शन भी जरूर लिखें दोस्तों साथ में। तो ये यहां पर हमें लिखना है along। क्या आप सोच सकते हैं कि यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ आएगी? देखिए दोस्तों, इस पॉइंट P पर हमने नेट फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है, जिसका तरीका फाइंड आउट करने तक का था कि हमने E के लिए E2 माइनस E1 किया था। बड़ा वेक्टर E2 था, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया था, और इस केस में जो नेट फील्ड इंटेंसिटी आती है वो बड़े वेक्टर की तरफ आती है। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ E भी E2 की तरफ होगी, और E2 की जो डायरेक्शन है वो है अलोंग BP produced। So the direction of E is along BP produced। एक और चीज यहां पर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कि what is the angle between electric field intensity and electric dipole moment on axial line of electric dipole। तो देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो देखते हैं हम। E की डायरेक्शन तो इस तरफ आई है हमारी नेट फील्ड इंटेंसिटी की,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमें पता है कन्वेंशनली फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ली जाती है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इट मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ है, ए से बी की तरफ है। तो हम देख सकते हैं कि P और E की डायरेक्शन, E और P की डायरेक्शन सेम आई है, एक ही तरफ आई है, तो इट मींस द एंगल बिटवीन दीज टू विल बी इक्वल टू 0 और दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आप ध्यान रखेंगे एक्सियल लाइन के लिए। अब इस टॉपिक में एक स्पेशल केस भी हम कंसिडर कर सकते हैं और वो है कि इफ द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, अगर डाइपोल शॉर्ट है इसका मतलब ये है कि R जो डिस्टेंस है पॉइंट P का इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, मींस पॉइंट काफी दूर है और डाइपोल काफी शॉर्ट है। इन दैट केस जब R काफी ग्रेटर है 2a से, so R square in that case will be very very greater than a square, R square a square से और भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा and hence इस फॉर्मूले में a square can be neglected as compared to R square। अगर a square को नेग्लेक्ट कर दे, इसको 0 मान ले, तो यहां R square का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे पावर R की 4 हो जाएगी और एक R ऊपर भी है तो एक पावर कैंसिल आउट होके नीचे R क्यूब बच जाएगा और E का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सियल लाइन पे एक शॉर्ट डाइपोल के लिए इक्वल टू 2p, R कैंसिल आउट हो गया 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R के। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। एक चीज हम यहां से देख सकते हैं दोस्तों कि E जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट हमारे पास एक्सियल लाइन पे आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब आई है, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई है। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा E की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसे हम एक पॉइंट चार्ज के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला KQ बाय R स्क्वायर होता है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? इन दोनों में क्या डिफरेंस है R स्क्वायर और R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में? तो दोस्तों इसमें ये डिफरेंस है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा रैपिडली डिक्रीज करेगी एज कंपेयर टू ए पॉइंट चार्ज। डिक्रीज दोनों में करेगी डिस्टेंस के साथ, दोनों ही केसेस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट यहां पर क्योंकि क्यूब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिस्टेंस का, तो यहां पर जो वैल्यू में डिक्रीज आएगा वो ज्यादा रैपिड आएगा। जैसे अगर हम दोनों केसेस में डिस्टेंस को डबल करेंगे एग्जांपल लेके, तो यहां पर डिस्टेंस के डबल करने से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी रिड्यूस होके। जबकि यहां पर अगर डिस्टेंस को डबल किया जाए तो 2 का क्यूब होगा यहां पर और वो 8 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे 1/8 रह जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो डिक्रीज है, जो कम होगी वैल्यू, वो ज्यादा रैपिडली होगी। इससे अगला टॉपिक इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसके लिए भी हम डायग्राम ड्रॉ करके और डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हम मानते हैं कि पॉइंट ए पे फिर से हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज -q रखा हुआ है और पॉइंट बी पर, थोड़ा दूर ले लेते हैं इसे, डायग्राम क्लियर हो जाएगा। पॉइंट बी पर हमारे पास चार्ज +q रखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया जिसका सेंटर पॉइंट है O और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस A से B तक 2a हमें लेना ही है। अब हम इसकी इक्वेटोरियल लाइन लेते हैं। इस इक्वेटोरियल लाइन पर हमने यहां पॉइंट लिया है P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम A से P को ज्वाइन कर देते हैं और यहां B से भी P को ज्वाइन कर देते हैं। A से O तक का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल a होगा और O से B तक का डिस्टेंस भी स्मॉल a के इक्वल हो जाएगा। और इस पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल हमें लेना है स्मॉल r। तो अभी तक हमने जो इस डायग्राम में चीजें कंसिडर की हैं, हम बोल सकते हैं
कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद चार्ज Q एंड सेपरेशन 2a। जब हम विद चार्ज Q बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए तो वो अपने आप समझ में आ जाता है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि एक चार्ज उसमें से -Q होगा और दूसरा +Q होगा, इक्वल एंड अपोजिट। And center of the dipole is O, and we consider a point P on the equatorial line of this electric dipole, which is at a distance r from the center of the dipole। ये चीजें हमने अभी तक कंसिडर की है। अब यहां पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम पहले एक बार एक समरी देख लेते हैं इस टॉपिक की कि हमें क्या क्या काम इसमें करना है। फिर हमारे लिए सभी स्टेप्स को समझना काफी आसान होगा जब हमें ये पता होगा कि इसमें हमें क्या क्या काम करना है। तो हम सबसे पहले पॉइंट P पर चार्ज -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। प्रोसीजर लगभग वही है दोस्तों, मिलता जुलता एक्सियल लाइन वाला ही। पहले इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर चार्ज +Q के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, और ये दोनों फील्ड इंटेंसिटीज फाइंड आउट करने के बाद हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं दोस्तों, आप सुनते रहें और अपनी बुक जो भी आपके पास है, मैं सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स यहां पर बता रहा हूं, तो आपके पास जो भी बुक है उसमें से आप टॉपिक्स को पढ़ें और जो थ्योरेटिकल लिखने की चीजें होती हैं उनको वहां से सीखते रहें। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -Q एट A, उसे यहाँ पर हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अगला टॉपिक है, अब E1 आ गया इस पे -Q के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए फिर से फॉर्मूला KQ/R² ही यूज करना है। तो 1/4πε0 K की जगह चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अगर हम देखते हैं पॉइंट इस चार्ज से डिस्टेंस हम देखते हैं पॉइंट चार्ज -Q का P से, तो वो है AP और उसका हमें स्क्वायर लेना है। डायरेक्शन में यहां पर लिखेंगे दोस्तों, तो हम लिखेंगे अलोंग, देखते हैं डायरेक्शन किस तरफ आएगी। तो पॉइंट P पे अगर एक +1 कूलम का चार्ज मान लिया जाए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लिया जाए, तो हम देख रहे हैं कि इस पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सीधा। तो डायरेक्शन ऑफ E1 इस तरफ आ जाएगी। यहां पर हम लिख देते हैं E1 विद वेक्टर साइन। तो डायरेक्शन ऑफ E1 इज अलोंग PA, अलोंग PA, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +Q एट B, इसे हम E2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल आ जाएगी वही बेसिक फॉर्मूला KQ/R² यूज करते हुए 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड Q एंड डिवाइडेड बाय वो डिस्टेंस +Q से P तक का है BP, उसका स्क्वायर। और डायरेक्शन दोस्तों अगर आप कोशिश कर रहे हैं वहां पर फाइंड आउट करने की या समझने की, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए, +Q भी और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी, तो ये इसको अपने से दूर रिपेल करेगा। हम ये अलोंग PA थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि डायग्राम बन सके हमारा आगे। तो अलोंग PA, और ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी। यहां डायरेक्शन जो E2 की आ रही है अभी हमने समझा, वो यहाँ आगे की तरफ आ जाएगी BP से, और ये डायरेक्शन E2 की है। यहाँ पर हम यहाँ पर आगे कोई पॉइंट डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पॉइंट लिखें तो सपोज हम M लिख देते हैं, तो अलोंग P हो जाएगी, या आप इसे लिख सकते थे अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब हमें पॉइंट P पर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। यहां पर देखें दोस्तों, E1 और E2 की डायरेक्शन ना तो सेम है और ना ही अपोजिट है, तो हम डायरेक्ट एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें कोई और किसी और मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहां हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज E1 और E2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे, जिससे हमें नेट फील्ड की वैल्यू का पता लग जाएगा। तो हम अगर E1 और E2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएं तो हम बोलेंगे रिजॉल्विंग E1 and E2
into rectangular components. Rectangular components. तो देखिए दोस्तों क्या कहेंगे कंपोनेंट्स बनते हैं। एक लाइन हम पहले यहां पर ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट पी पर इस तरफ, और E1 का पहला कंपोनेंट लेने से पहले हम यहां पर एक एंगल भी ले लेते हैं। ये एंगल है सपोज थीटा, और इधर वाला एंगल भी सेम बनेगा इक्वेटोरियल लाइन के लिए, और ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल बन रहा है दोस्तों ये भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज दीज टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर हम E1 के कंपोनेंट बनाए तो पहला कंपोनेंट E1 का अलोंग एंगल थीटा। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि थीटा एंगल पे किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके साथ हमें cos थीटा लिखना होता है मैग्नीट्यूड के साथ। तो E1 का कंपोनेंट अलोंग एंगल थीटा आ जाएगा E1 cos थीटा, और इसकी डायरेक्शन भी हम बताएंगे अलोंग। अगर इस पॉइंट का नाम हम यहां पर n दे दें तो ये डायरेक्शन हमारी पहले कंपोनेंट की आई है Pn की तरफ, तो यहां हम लिखेंगे अलोंग Pn, पहला कंपोनेंट E1 cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट होगा E1 का E1 sin थीटा, और हमें पता है दोस्तों कि ये दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होता है, और मेन वेक्टर जो होता है वो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में रहता है। तो अगर पहला कंपोनेंट इस तरफ था मेन वेक्टर को बीच में रखते हुए, दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर यहां नीचे की तरफ आ जाएगा। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ E1 sin थीटा, जो कि अलोंग PO है। मैं डायग्राम में कंपोनेंट्स नहीं शो कर रहा हूं, अदरवाइज डायग्राम में सारा बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। दूसरा E2 के अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएं तो देख सकते हैं दोस्तों E2 इस तरफ है, इसका पहला कंपोनेंट भी थीटा एंगल पे जब हम Pn की तरफ बनाएंगे तो E2 cos थीटा हो जाएगा अलोंग Pn, और दूसरा कंपोनेंट जो इसका होगा E2 का वो पहले के परपेंडिकुलर होगा, और E2 को अब की बार मेन वेक्टर को बीच में रखना है तो इसके परपेंडिकुलर E2 के लिए ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगी। तो ये कंपोनेंट हमारा E2 sin थीटा अलोंग हम लिख सकते हैं OP प्रोड्यूस्ड, या यहां पर अगर हम K पॉइंट डाल दें तो हम लिख सकते हैं अलोंग PK। अब यहां पर फ्रेंड्स हम देख सकते हैं एक और चीज कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम यहाँ AP और BP की वैल्यू को भी पुट कर लें, तो मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि AP की वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल से, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से AP की वैल्यू इक्वल होगी R² प्लस A² अंडर दी स्क्वायर रूट। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये R है ये A है, हाइपोटेन्यूज इक्वल आ जाएगी R² प्लस A² अंडर दी स्क्वायर रूट, और हम क्योंकि यहां पर AP का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास यहां सिर्फ बचेगा R² प्लस A²। इसी तरीके से अगर हम BP की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये R है ये A है, इसकी वैल्यू भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से अंडर दी स्क्वायर रूट R² प्लस A² ही आएगी, और BP का भी यहाँ स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा फिर से, और जो वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी वो R² प्लस A² ही होगी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली इक्वल है। हम देख सकते हैं यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R² प्लस A² है दोनों जगह पे। डायरेक्शंस अलग अलग हैं, बट हम यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो दो कंपोनेंट E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है दोनों फील्ड इंटेंसिटीज के, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे। E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा, बिकॉज E1 E2 के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और ये दोनों कंपोनेंट्स की डायरेक्शन अपोजिट है,
एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ है अलोंग PO और दूसरे की डायरेक्शन अलोंग PK है, सो दीज टू कंपोनेंट्स बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो हमारे पास जो दो कंपोनेंट्स बच जाएंगे वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बच जाएंगे और इन्हीं से हम नेट फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों कंपोनेंट्स की डायरेक्शन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन अलोंग PN है, हम यहां से देख सकते हैं। तो ये डायरेक्शन हमारे पास PN की तरफ E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की है। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P E विल बी इक्वल टू, हम लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। अब दोबारा से क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम E2 cos थीटा की जगह E1 cos थीटा ही लिख सकते हैं और ये ऐड होके E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब यहां हम E1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो उसका मैग्नीट्यूड है और cos थीटा की वैल्यू भी पुट करेंगे ट्राइंगल OAP से फाइंड आउट करके। तो देखिए फ्रेंड्स, अगले स्टेप में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 2 इंटू वैल्यू ऑफ E1 इट्स मैग्नीट्यूड 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और साथ में यहां पर है cos थीटा जिसकी वैल्यू हम OAP ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड आउट करें। तो देखिए फ्रेंड्स, cos थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पर बेस है OA और हाइपोटेन्यूज है AP, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज बन जाएगा OA की वैल्यू है इनटू में स्मॉल a, ये OA की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज है AP और उसकी वैल्यू है यहां पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर दी स्क्वायर रूट। इससे आगे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो E इज इक्वल टू, हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, Q को पहले इंटू 2 और A, 2A बन जाएगा डिवाइड बाय नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहां पर इसकी पावर 1 है और यही R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो टोटल पावर 1 प्लस 1/2 यहां 3/2 आ जाएगी। यहां न्यूमरेटर में Q इंटू 2A हम फिर से जानते ही हैं, ये इक्वल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के और E इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा स्मॉल p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। P हमने लिखा है Q इंटू 2A की जगह पे। हमें इसकी डायरेक्शन भी यहां पर जरूर बतानी होगी कि इस नेट फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नेट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड किया था इन दोनों कंपोनेंट्स को। तो जो डायरेक्शन इन कंपोनेंट्स की थी जिन्हें हमने ऐड किया था, नेट फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी। इट मींस द डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग PN। यही हमारा फॉर्मूला है नेट फील्ड इंटेंसिटी के लिए। अब यहां फिर से क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें हम देख सकते हैं यहां पर नेट फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन PN की तरफ आई है, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हुए A से B की तरफ आएगी। ये डायरेक्शन हमारी P की होगी और E की डायरेक्शन इससे अपोजिट है यहां पर। तो इट मीन्स द एंगल बिटवीन E एंड P इज 180 डिग्री। दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सो थीटा हियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये थीटा ये वाला नहीं है, ये मैंने E और P के बीच का एंगल लिख दिया, थीटा या थीटा डैश लिख देते हैं हम। तो यहां जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा E और P के बीच में। एक स्पेशल केस यहां भी लिखा जा सकता है उसी तरीके से कि इफ द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, अगर डाइपोल बहुत शॉर्ट है एंड R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2A। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है यहां। तो हम स्पेशल केस यूज कर रहे हैं कि इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2A और उस केस में R स्क्वायर से और भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगा एज कंपेयर टू A स्क्वायर एंड हेंस
ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से यहां से हम इसे इक्वेशन नंबर 3 डालें अगर, तो इस फॉर्मूले से यहां अगर ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो ये आर स्क्वायर की पावर 3/2 होगी, एंड दिस फॉर्मूला विल बिकम E is equal to P by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। और नीचे अगर आप ध्यान दें तो ए स्क्वायर को तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, अब सिर्फ आर स्क्वायर बचा है और उसकी पावर 3/2 है। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट होकर आर का क्यूब बच जाएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं आर क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर ए शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहां से भी हम दोबारा से देख सकते हैं, अगर इसे इक्वेटोरियल लिख दिया जाए ई क्यू, तो यहाँ ई क्यू भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू है। एक और चीज हम जो कंपैरिजन यहां कर सकते हैं, अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए उसकी एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का कंपैरिजन किया जाए, तो हमारे पास जो एक्सियल लाइन के केस में फॉर्मूला आया था वो था ई एक्सियल, शॉर्ट डाइपोल के लिए लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 2p by 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ई क्यू को और ई एक्सियल को शॉर्ट डाइपोल के लिए, अगर हम इन्हें डिवाइड करें, अगर ई एक्सियल को ई इक्वेटोरियल से डिवाइड कर दिया जाए, तो हम यहां लिख रहे हैं ई एक्सियल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ई क्यू। देखिए दोस्तों, यहां पर 2p by 4 pi epsilon नॉट को p by 4 pi epsilon नॉट आर क्यूब से, यहां भी आर क्यूब है, तो इनको अगर डिवाइड किया जाए तो p by 4 pi epsilon नॉट आर क्यूब दोनों जगह कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू 2। इट मीन्स फॉर ए शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन इज डबल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दोनों टॉपिक्स यहां पर कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स, और इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। अगर आज के टॉपिक्स आपको समझ आए हो और इन टॉपिक्स को समझकर आपको मजा आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में भी इसी तरीके से पूरे सिलेबस की वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसी समय उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर रोज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता रहूं। थैंक यू सो मच।